ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबको सुनाई दे रहा है ना? ओके, तो हम इनवर्स पढ़ रहे थे, इनवर्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इनवर्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इनवर्स का डेफिनेशन वगैरह भी हम लोग दे चुके थे और उसका कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे। तो कुछ प्रॉपर्टीज और डिस्कस करेंगे, उसमें इनवर्स का जो है क्लियर कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो इनवर्स का डेफिनेशन क्या था कि कोई भी अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सपोज मान लो टी है जो मेरा भी से डब्ल्यू तक जा रहा है, सपोज हो सकता है कि पिछले वाला क्लास इसका क्लास में नोटेशन अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन सेम ही होगा। तो ऐसा अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक है, इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेबल। इसको कब इन्वर्टेबल बोलेंगे? इसको कब इन्वर्टेबल बोलेंगे? कोई भी वेक्टर स्पेस है वी और डब्ल्यू, तो हमें और एक ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको हम इन्वर्स बोलते हैं, इन्वर्टेबल। when there exists a transformation और की मान ले चलो एस, जो हम ले रहे थे डब्ल्यू टू बी, सच दैट कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए? एस, जहाँ पे मेरा टी कॉम्पोजिशन एस जो है वो आइडेंटिटी होना चाहिए। टी कॉम्पोजिशन एस आइडेंटिटी होना चाहिए। किसका आइडेंटिटी होगा ये? आई ऑफ डब्ल्यू। एंड जो एस कॉम्पोजिशन टी होगा वो भी आइडेंटिटी होना चाहिए वी का। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो हम बोलते हैं कि जो टी मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एल टी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये इन्वर्टेबल होगा। मतलब दोनों साइड से आइडेंटिटी होना चाहिए। करेक्ट। ओके, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्टेबल होने के लिए एक इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, और उसके साथ भी काफी कुछ रिलेट है चीजें। जैसे कि जो मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v से w, ये इन्वर्टेबल होगा इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो। इफ एंड ओनली ढेर सारे कंडीशन है, अगर वो भी हमने दिखा दिया तो भी काफी है कि हमें ऐसे एस ढूंढना तो पॉसिबल नहीं है, एग्जाम में भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा एस कहाँ से ढूंढेंगे? ढूंढ सकते हो, इन्वर्स भी ढूंढ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम दिखा देंगे कैसे ढूंढ सकते हो। वी टू डब्ल्यू इन्वर्टेबल होगा इफ एंड ओनली इफ, इट इज इफ एंड ओनली इफ जब टी बोथ वन वन एंड ऑन टू होगा। जब टी बोथ वन वन एंड ऑन टू। अगर दोनों ये कंडीशन हो जाते हैं वन वन एंड ऑन टू, तो हम बोलेंगे टी इन्वर्टेबल हो जाएगा, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि टी अगर वन वन एंड ऑन टू होता है, टी अगर वन वन भी होगा और ऑन टू होगा, तो टी को हम क्या बोल सकते हैं? टी आइसोमॉर्फिक भी है, आइसोमॉर्फिज्म भी फॉलो करते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि टी इन्वर्टेबल होगा इफ एंड ओनली इफ टी इज आइसोमॉर्फिक। टी और भी आइसोमॉर्फिक मतलब टी एक टी सेट टू आइसोमॉर्फिज्म, टी सेट टू बी आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिक होगा। तब भी हम बोल सकते हैं कि टी क्या हो जाएगा? इन्वर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन है।
ये आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन है कि टी अगर 1 1 एंड ऑन 2 होता है तो टी इज कॉल्ड, टी इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म। यहाँ पे एक चीज हम बोल सकते हैं कि इफ टी इज both 1 to 1 and on 2, ठीक। तो टी अगर बोथ 1 1 भी होगा और ऑन 2 होगा तो टी का हम बोल सकते हैं टी इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, क्या हुआ? क्या हो गया? ठीक है, पहले हो जाए फिर देखते हैं। तो एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज है, मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आइसोमॉर्फिज्म के साथ इन्वर्टेबल का क्या रिलेशन है। क्या कोई भी फंक्शन ऐसे इन्वर्टेबल, मतलब अगर वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा तो इन्वर्टेबल होगा कि नहीं, इन्वर्टेबल हो जाएगा तो आइसोमॉर्फिज्म होगा कि नहीं, या डायमेंशन के साथ क्या रिलेशन है। ठीक, तो देखो इन्वर्टेबल होगा अगर 1 1 एंड ऑन 2 होता है, और 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि टी इन्वर्टेबल होगा इफ एंड ओनली टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो ये भी हम बोल सकते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है बहुत। तो हम इसके अकॉर्डिंग ये इसको अप्लाई करके बोल सकते हैं कि टी अगर बी से डब्ल्यू है और इन्वर्टेबल है, इफ एंड ओनली इफ टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म। अगर टी आइसोमॉर्फिज्म होता है तो भी हम बोलेंगे कि टी इन्वर्टेबल हो जाएगा। तो ये सब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। अब क्वेश्चन ये है कि V और डब्ल्यू टी यहाँ पे इन्वर्टेबल है इफ एंड ओनली इफ टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म तब होता है जब दोनों का डायमेंशन सेम होते हैं। आइसोमॉर्फिज्म हम तब बोलेंगे दो वेक्टर स्पेस को या दो को एक दूसरे को आइसोमॉर्फिक इमेज तब बोलते हैं जब दोनों वेक्टर स्पेस का डायमेंशन सेम होता है। तो हम इसके बाद साथ ये स्टेटमेंट भी जोड़ सकते हैं कि हाँ, हाँ डायमेंशन सेम हो जाएगा दोनों का, तो देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टेबल फंक्शन या इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों के बीच में इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। वन वन और बिल्कुल 1 1 अगर हो गया तो तब भी डायमेंशन सेम हो गया तो ऑन टू हो जाएगा बाय दिस थ्योरम, हमारा रैंक नलिटी थ्योरम से। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अगर दोनों का डायमेंशन सेम हो जाता है तो एक सेटिस्फाई होगा तो दूसरा भी हो जाएगा। अदरवाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डायमेंशन अगर डिफरेंट हो तो अगर V और W फाइनाइट डायमेंशनल है, V और W अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक तब होगा if and only if डायमेंशन ऑफ V और डायमेंशन ऑफ W इक्वल हो।
ये भी इफ एंड ओनली कंडीशन है कि वी और डब्ल्यू अगर आइसोमॉर्फिक होता है तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, दोनों का डायमेंशन सेम होता है तो दोनों आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है। अगर ये भी बोल सकते हो डायमेंशन सेम है और आइसोमॉर्फिक हो ही गया तो एक बेसिस का एलिमेंट्स का जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो दूसरे बेसिस पे जाएगा। या उसका उल्टा भी ट्रू है, कोई अगर डायमेंशन दोनों का सेम है और एक बेसिस का एलिमेंट्स को अगर दूसरे बेसिस के एलिमेंट्स में ले जा रहे हैं तो भी हम बोलेंगे एक तब इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा, वो एक आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। आइसोमॉर्फिज्म का वो भी एक कंडीशन है कि अगर एक बेसिस का एलिमेंट दूसरे बेसिस पे जा रहे हैं, अगर टी मैप कर रहे हैं, देन टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है। टी आइसोमॉर्फिज्म तब होगा अगर एक बेसिस को ले जा रहे हैं दूसरे बेसिस पे तो हम बोल सकते हैं टी आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो इस केस में एक चीज ध्यान रखना है कि ये दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, डायमेंशन सेम होना चाहिए। डायमेंशन अगर सेम नहीं होगा तो हम नहीं बोल सकते। ठीक है। तो इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीजें होते हैं कि अगर कोई भी मेरे पास फील्ड है कि सपोज मान के चलो कि भी एक वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन दिया गया है n ओवर द फील्ड f। अगर ऐसा होता है कि कोई भी एक वेक्टर स्पेस v है उसका डायमेंशन n है ओवर द फील्ड f, तो मैं बोल सकता हूँ v इज आइसोमॉर्फिक टू f टू द पावर n। कोई भी वेक्टर स्पेस को हम f की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन v इज आइसोमॉर्फिक टू f टू द पावर n। कोई भी ऐसे डायमेंशन हो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर v डायमेंशन n है ओवर द फील्ड f तो v इज आइसोमॉर्फिक टू f टू द पावर n। तो कोई भी अगर फाइनाइट डायमेंशनल है, कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल है उसको हम f टू द पावर n या f टू द पावर m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर स्पेस ऐसे आइसोमॉर्फिक हो जाएगा एक दूसरे के साथ, सेम डायमेंशन। तो ये जितने भी थ्योरी है ये एक दूसरे से बहुत अच्छे से रिलेट है और जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो एक दूसरे का काम पे आएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि इन्वर्टेबल, डायमेंशन सेम और आइसोमॉर्फिज्म सब एक ही टाइप का है। तो हमारे बोलने का मतलब ये है कि एक चीज़ ध्यान में रखना है तुम्हें, इन्वर्टेबल इसके साथ एक अच्छा रिलेशन है इसका आइसोमॉर्फिज्म का, और इसके साथ एक अच्छा रिलेशन है सेम डायमेंशन। तो इन्वर्टेबल फंक्शन इफ एंड ओनली दिस इज आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म भी इफ एंड ओनली सेम डायमेंशन। तो तीनों के साथ रिलेशन है। ये कोई भी ऐसा अगर देगा तो ये फाइनाइट डायमेंशन के लिए हम लोग बोल रहे हैं, ये फाइनाइट डायमेंशनल केस के लिए हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है।
तो ये चीज़ें ध्यान पे रखना है। अब हम एक दो प्रॉब्लम देखते हैं कि ये डायमेंशन हम कैसे फाइंड करते हैं या किस टाइप से चीज़ों को। क्या हुआ? अभी कोई डिस्कशन नहीं, ओनली इसके बारे में डिस्कशन होगा। इसके बारे में क्वेश्चन है तो बताओ, बाकी एक्स्ट्रा डिस्कशन बाद में। इसमें फाइनाइट है, सभी फाइनाइट डायमेंशनल केस के लिए। इनफाइनाइट वाले में तो आइसोमॉर्फिक होगा। इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ये चीज चेक करना कि कोई भी, आप उसके ऊपर डिपेंड्स करते हैं, उसमें बेसिस एग्जिस्ट करेगा। इनफाइनाइट डायमेंशनल वैसे हर एक का बेसिस तो एग्जिस्ट करेगा ही। हाँ, तो वो चीज़ तो देखना होगा कि हर एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है वो एक दूसरे से आइसोमॉर्फिक होता है कि नहीं, क्योंकि ढेर सारे टाइप का अलग अलग मिलेंगे। सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है, वो भी इनफाइनाइट डायमेंशनल है। आर क्यू के ऊपर है, वो भी इनफाइनाइट डायमेंशनल है। तो वो चीज़ देखना होगा कि इनफाइनाइट डायमेंशनल जो वेक्टर स्पेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिक होगा कि नहीं। ये सभी फाइनाइट डायमेंशनल केस के लिए हैं। और इन्वर्टेबल जो है, ये जो इन्वर्टेबल फंक्शन मैंने बोला, इन्वर्टेबल और आइसोमॉर्फिज्म, डायमेंशन अगर छोड़ दो कि ओनली ये दोनों अगर कंसीडर करोगे तो ये सभी के लिए ट्रू है, इनफाइनाइट फाइनाइट बोथ। ठीक, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म हम वन वन और वन टू तो हम ऐसे नॉर्मली चेक कर ही सकते हैं, इनफाइनाइट डायमेंशनल केस के लिए भी। आर के ऊपर तो वन वन चेक करते हो कि नहीं? वन टू मतलब अगर इनफाइनाइट डायमेंशनल है तो उसमें बेसिस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही रहेगा। अब उसमें वन वन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट अगर हो गया तो इसमें नहीं, डायमेंशन के ऊपर नहीं बोल रहे, हम आइसोमॉर्फिज्म बोल रहे हैं ओनली। अगर आइसोमॉर्फिज्म है और वन वन अगर हो गया तो ऑटोमेटिकली वन टू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर इनफाइनाइट डायमेंशनल है तो वन वन हो जाएगा तो वन टू नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल? नहीं नहीं नहीं, वेक्टर स्पेस के लिए। नेचुरल नंबर वेक्टर स्पेस नहीं है इनफाइनाइट में, क्योंकि बेसिस जो है, बेसिस तो वो भी इनफाइनाइट ही होगा इनफाइनाइट डायमेंशनल केस के लिए। में भी कर सकता है, और अकाउंटेबल के लिए हाँ वो वेक्टर स्पेस तो बना ही सकता है, क्योंकि क्यू के ऊपर क्यू भी वेक्टर स्पेस है, क्यू ओवर क्यू भी वेक्टर स्पेस है, आर ओवर क्यू भी वेक्टर स्पेस है। दोनों डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। क्यू के ऊपर क्यू तो डायमेंशन वन हो गया। दोनों अगर इनफाइनाइट डायमेंशनल है तो वो चीज को सोचना है, क्यू ओवर क्यू हमारा फाइनाइट डायमेंशनल हो गया। ठीक ना? आर ओवर क्यू और सी ओवर क्यू, हाँ दोनों इनफाइनाइट डायमेंशनल है। वो चीजें देखना होगा कि आर ओवर क्यू और सी ओवर क्यू इसमें क्या अंतर है दोनों में। दोनों का फील्ड सेम है और डायमेंशन के तो बाद दोनों इनफाइनाइट डायमेंशनल केसेस है, दोनों इनफाइनाइट डायमेंशनल केसेस है। अब हम ये क्वेश्चन ये होगा कि आर और सी को मैं आइसोमॉर्फिक बोल सकता हूँ कि नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि दोनों आइसोमॉर्फिक हम बोल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, वो चीज क्यू के रेस्पेक्ट में, क्यू मेरा बेस फील्ड है, क्योंकि दोनों इनफाइनाइट डायमेंशनल केसेस है। ठीक है, ठीक है, ये चीज हम देखेंगे फिर। और मुझे जितना ये है, ये जो थियोरम है इन्वर्टेबल का और आइसोमॉर्फिज्म का, इन्वर्टेबल और आइसोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ होगा कोई भी डायमेंशनल केसेस हो। और डायमेंशन इसमें क्या फर्क पड़ेगा, दोनों इनफाइनाइट डायमेंशनल केसेस हैं तो उसमें डायमेंशन में क्या फर्क पड़ेगा। डायमेंशन तो इनफाइनाइट ही होगा, पर आइसोमॉर्फिज्म उसमें बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनफाइनाइट के लिए ट्रू नहीं है। ये स्टेटमेंट, हाँ ये स्टेटमेंट इनफाइनाइट के लिए ट्रू नहीं है, ये ओनली फाइनाइट केस के लिए ही ट्रू है। इसके लिए ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला था इसमें फाइनाइट डायमेंशनल मैंने मेंशन कर दिया ये। ठीक है, तो ये फाइनाइट डायमेंशनल होना चाहिए। अब हम डायमेंशन को इक्वल का सवाल उठता है, और ये स्टेटमेंट तभी ट्रू है जब डायमेंशनल तेरा फाइनाइट हो। इनफाइनाइट डायमेंशनल के लिए ये ट्रू नहीं है।
पर ये इनफाइनाइट डायमेंशन के लिए ट्रू तब है, इनफाइनाइट डायमेंशन के लिए नहीं, मतलब आइसोमॉर्फिज्म और इन्वर्टेबल फंक्शन जो है के लिए इफ एंड ओनली इफ कंडीशन कोई भी वेक्टर स्पेस के लिए ट्रू है। ठीक, ये दोनों तो कभी भी ऐसे आइसोमॉर्फिक होगा नहीं, तो बेसिक बात है आर और सी। करेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। ये ऐसे भी आइसोमॉर्फिज्म, तो ऐसे भी तुम बोल सकते हो कि इसका प्री इमेज नहीं होगा, ये ऑन टू नहीं होगा फंक्शन, ऐसे भी है ना, आर ओवर सी। तो ऑन टू ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि आई का प्री इमेज है ही नहीं। हाँ, डायमेंशन इनफाइनाइट है पर वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। हाँ, इनफाइनाइट का ट्रू नहीं है। डायमेंशन भले दोनों का इनफाइनाइट हो, पर उसमें डायमेंशन इक्वल का कोई सवाल नहीं उठता, मतलब ऐसे आइसोमॉर्फिज्म के साथ कोई सवाल नहीं हो। बिल्कुल, वन वन के आर सी के अंदर तो आर खुद है, तो आइडेंटिटी ले लो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं होगा, इसे बोलो तो आइसोमॉर्फिज्म में नहीं होगा। हम इसमें आइडेंटिटी ले सकते हैं ना। हाँ, आइडेंटिटी आर टू सी ले सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी जो लेगा वो टोटल आर को आर पे ही ले जाएगा, इसके अंदर भी तो आर है, इस आर को आर पे ही ले जाएगा, तो ये सक्सेस हो जाएगा सी कैसे में। नहीं, ये वन वन है, ऑन टू नहीं है। ये फंक्शन जो हो जाएगा आइडेंटिटी, ये मेरा वन टू वन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनाइट वाले में हम कह सकते हैं, पर इनफाइनाइट वालों में आइसोमॉर्फिज्म हम ऐसे नहीं कह सकते। नॉट ऑन टू। ठीक, एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। ये एक मैपिंग गिवन है, ये एक मैपिंग गिवन है वी से वी तक, जहाँ पे भी मेरा एन डायमेंशनल है। ये मेरा एन डायमेंशनल है, डायमेंशन ऑफ वी इक्वल्स टू एन गिवन है। अब एक फंक्शन दिया गया है कि ये अल्फा वन से स्टार्ट करके अल्फा एन तक, ये एक बेसिस है, ऑर्डर बेसिस। और ई ऑफ अल्फा वन, ये जा रहे हैं अल्फा टू पे, ई ऑफ अल्फा टू जा रहे हैं अल्फा थ्री पे, ई ऑफ अल्फा टू जा रहे हैं अल्फा थ्री पे, एंड टी ऑफ अल्फा एन जा रहे हैं अल्फा वन पे। ये एक फंक्शन गिवन है इस टाइप से। अब हमें प्रूफ करना है टी टू दी पावर एन मेरा आइडेंटिटी होगा, टी टू दी पावर एन मेरा आइडेंटिटी होगा, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? वी टू वी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक ऑर्डर्ड बेसिस है वी के ऊपर, जहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। हमें प्रूफ करना है टी टू दी पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। कैसे दिखाएंगे? टी स्क्वायर पहले देखो, अगर टी पहले टी गिवन है, अब टी स्क्वायर क्या होगा, टी क्यूब क्या होगा, उसे से पता चल सकता है कि टी टू दी पावर एन क्या होगा, या टी टू दी पावर एन का डायरेक्ट भी देख सकते हो तुम लोग।
बेसिस दिया हुआ है अल्फा वन अल्फा टू द पावर एन, बेसिस दिया हुआ है। कौन सा स्टैंडर्ड? किस चीज का स्टैंडर्ड? यहाँ पे भी तुम्हें पता नहीं, आर तुम्हें पता नहीं। आर के ऊपर ना स्टैंडर्ड बेसिस होता है। आर आर वेक्टर स्पेस ही ना हो तो, आर फील्ड ही ना हो तो। जेड फाइव मान लो मैंने फील्ड लिया। कैसे करना है? टी स्क्वायर क्या आ रहा है? टी स्क्वायर या टी क्यूब? क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है? एक तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है तो अल्फा वन को अल्फा टू पे ले जाएगा, अल्फा टू को अल्फा थ्री पे ले जाएगा। इस हिसाब से मतलब एक्चुअली देखा जाए तो बेसिस बेसिस पे ले जा रहे हैं। तो ये जो हो गया एलटी हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक भी हो जाएगा। एक बेसिस। अब तुम अगर टी स्क्वायर यहाँ पे लोगे, मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि अगर टी यहाँ पे गिवन है तो टी डिफाइंड किया हुआ है, क्वेश्चन में डिफाइंड है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये तुम्हें प्रूफ करना है उसके बाद। ऐसा ही उसने डिफाइंड किया कि इस टाइप से फंक्शन डिफाइंड हुआ। हमें ये बोलो कि टी स्क्वायर अगर हम लेंगे, टी स्क्वायर अल्फा वन कहाँ पे जाएगा? अल्फा थ्री पे जाएगा। मीन्स एक्चुअली ये टी ऑफ अल्फा वन, तो ये हो जाएगा टी ऑफ अल्फा टू। लगाओ लगाओ, कौन मना किया है? मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन हो तुम कुछ भी लगाओ, तुम्हारा लॉजिक सही होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो उसमें लगाओ मैथमेटिकल इंडक्शन। टी स्क्वायर देखो, टी स्क्वायर अल्फा वन कहाँ पे जा रहा है? अल्फा थ्री पे जा रहा है। तो टी क्यूब कहाँ पे जाएगा? अल्फा फोर पे जाएगा। टी क्यू अल्फा फोर पे जाएगा। तो टी टू द पावर एन कहाँ पे जाएगा? अल्फा एन प्लस वन तो है ही नहीं, तो अल्फा वन है। अल्फा एन प्लस वन की जगह। तो ये मेरा क्या हो गया कि अगर मैं सिमिलर ऐसे चलता रहूं तो टी टू दी पावर एन जो होगा अल्फा वन, वो एक्चुअली जाना चाहिए था अल्फा एन प्लस वन पे। तो अल्फा एन प्लस वन है नहीं मेरे पास, उसके जगह पे कहाँ जा रहा है? अल्फा वन। ये हो जाएगा अल्फा वन। डिफाइंड है, डिफाइंड किया हुआ है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा अल्फा एन माइनस वन कहाँ पे जाएगा बताओ? अल्फा एन पे जाएगा ना? तो अब अल्फा अल्फा ये अगर अल्फा एन पे जाता है, फिर टी लगाओ। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ऑल आर गिवन।
ओके ये टी ऑफ एन माइनस वन मेरा जा रहा है अल्फा एन पे, तो सिमिलर इसके ऊपर हम और टी लगा देंगे, टी ऑफ एन कर देंगे अल्फा वन, तो मेरा हो जाएगा टी ऑफ अल्फा एन, तो मेरा हो जाएगा अल्फा वन। ठीक है, तो टी टू दी पावर एन कहाँ के अल्फा वन को कहाँ पे ले जा रहे हैं, अल्फा वन को अल्फा एन पे ले जा रहे हैं। सिमिलर वे में तुम एक काम और कर सकते हो, वो है कि तुम अगर चेक करो कि टी स्क्वायर अल्फा टू कहाँ पे जा रहे हैं, टी स्क्वायर अल्फा टू, क्योंकि टी ऑफ अल्फा टू जाएगा अल्फा थ्री पे, तो अल्फा थ्री और फिर टी लगाएंगे, ये एक्चुअली टी ऑफ अल्फा थ्री होगा, ये हो जाएगा अल्फा फोर। इन सेम वे अगर तुम इसमें लगा दोगे टी ऑफ एन अल्फा टू, ये कहाँ पे जाएगा, ये भी अल्फा टू पे ही जाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद तो रिपीट होगा ही, अल्फा वन पे फिर आएगा, ये होगा। तो एक्चुअली हमें ऐसे देखा जाए टी टू दी पावर एन जो है, कोई भी अल्फा एन को तुम ले लो, वो अल्फा एन पे ले जाएगा फॉर ऑल एन। तो हम ये इम्प्लाई करते हैं टी टू दी पावर एन जो है एक्चुअली हर एक बेसिस को ले जा रहे हैं, तो आइडेंटिटी मैपिंग हो गई। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं जहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरा गिवन है। एक क्वेश्चन और है जहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरा गिवन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है कि आर क्यूब से आर क्यूब तक है, कि आर क्यूब से आर क्यूब है, जहाँ पे टी गिवन है मेरा एक्स वाई जेड जा रहा है कहाँ पे, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस टू वाई और वाई प्लस थ्री जेड। ठीक, यहाँ पे हमें चेक करना है कि टी इन्वर्टेबल होगा कि नहीं, अगर होगा तो इन्वर्स क्या होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे है फाइंड टी इन्वर्टेबल और नॉट। कैसे चेक करेंगे, तुम्हें देखना है इफ यस फाइंड इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड भी किया जा सकता है, तो कैसे करेंगे ये तुम लोगों को पहले सोचना है। एक फंक्शन दिया गया है जहाँ पे आर क्यूब से आर क्यूब है, टी इन्वर्टेबल, जो थ्योरम तुमने पढ़ा वो थ्योरम कुछ भी लगा दो, जो भी थ्योरम था स्टेटमेंट इन्वर्टेबल का इफ एंड ओनली कंडीशन था, वो लगा दो, उसमें चेक कर सकते हो कि पहले चेक करना इन्वर्टेबल होगा कि नहीं, अगर इन्वर्टेबल होगा तो इसका इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो इन्वर्टेबल होने के लिए क्या क्या चेक करना है, देखो जो थ्योरम अभी अभी लिखवाया है उसी थ्योरम को अप्लाई करना है, वन वन ऑन टू जो भी है, आइसोमॉर्फिज्म जो भी है वो तुम्हें अप्लाई करना है। कैसे चेक करोगे वन वन है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। हाँ, स्टैंडर्ड बेसिस जो भी है उसको तुम्हें प्रूफ करना है बस, कि ये वन वन होगा कि ऑन टू होगा कि क्या होगा, उसके तुम इसको सिंगुलरिटी मतलब इन्वर्टेबल चेक कर सकते हो।
कैसे चेक करेंगे? चेक करने सबको, बाकी लोग चेक करो इन्वर्टेबल। ओके, अगर इन्वर्टेबल है तो इन्वर्स भी फाइंड करो। सारे थ्योरम, हाँ बोलो। हेलो। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, चेक करते हैं। और इसका इन्वर्स तो इसका यही होगा ना, ये आइसोमॉर्फिक में यही तो होता है कि जो उसका मिरर होता है, मिरर वो होती है, इन्वर्स भी वही सेम होता है इन्वर्स सेम कैसे होगा? ना। ये इसकी इमेज है, हम्म, इसकी प्री इमेज है। इस एलिमेंट का प्री इमेज है ना एक्स। अगर तुम प्री इमेज मतलब होता है कि कोई भी एक्स वाई जेड अगर उठाएंगे यहाँ से आर क्यूब से, तो कोई भी एबीसी यहाँ से उठाएंगे, उसका एक प्री इमेज मिलना चाहिए ना। ये तो पर्टिकुलर एक फॉर्म हो गया, इस टाइप से एलिमेंट्स होंगे तो ही इसका प्री इमेज एक्स वाई जेड है। हर एक एलिमेंट का है कि नहीं वो तुम इसे कैसे चेक करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्वर्टेबल है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? हमें इसका इन्वर्टेबल चेक करने के लिए इफ एंड ओनली इफ कंडीशन था। इफ एंड ओनली इफ इन्वर्टेबल, इफ एंड ओनली इफ आइसोमॉर्फिज्म हमें दिखा देंगे तो हो जाएगा। आइसोमॉर्फिज्म और मतलब वन वन और ऑन टू, वन वन और ऑन टू, ये दोनों दिखा देंगे तो हो जाएगा। आप हमारा ये थ्योरम बोलते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम बोलते हैं कि अगर डायमेंशन सेम है तो कोई एक दिखा दो तो भी चलेगा। हमारा रैंक नलिटी थ्योरम बोलते हैं कि अगर सेम डायमेंशन है, सेम वेक्टर स्पेस है, तो वन वन होगा तो ऑन टू भी हो जाएगा, तो 5 डायमेंशनल केस में। तो ये वन वन हम दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये भी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है वन वन के साथ, कि अगर मैं कार ऑफ टी इज इक्वल टू ओनली थीटा दिखा दूं। अगर कार टी में ओनली जीरो एलिमेंट है तो भी वन वन हो जाएगा। तो यहाँ पे कार टी दिखाने के लिए क्या करना होगा हमें? कार टी अगर जो एलिमेंट होगा मेरे पास कार ऑफ टी, कार्नेल जो है, तो कार्नेल में सभी को जीरो दिखाना है। जीरो दिखाने के लिए तो तीनों एक्सप्रेशन है मेरे पास, दैट इज
तीनों जो एक्सप्रेशन है x माइनस वाई ये भी 0 पे जाएगा, और x प्लस 2y ये भी 0 पे जाएगा, और x और क्या है y प्लस 3z ये भी 0 पे जाएगा। ये तीनों 0 पे जाएगा जिस पॉइंट के लिए वो मेरा कार्डिनल टी देगा। तो ये तीनों को अगर करेंगे, इन दोनों को पहले कर देंगे तो x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, x y 0 हो जाएगा तो z भी 0 हो जाएगा। तो ये तीनों एक्चुअली इम्प्लाई करता है x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा इम्प्लाई करता है कि कार्डिनल जो होगा, तो जो मेरा कार्डिनल बनेगा, कार्डिनल ऑफ टी में एक ही एलिमेंट रहेगा, वो है 0 0 0। ये इम्प्लाई इस implying that t is 1 to 1। ये बाय थ्योरम t is 1 to 1। अब यहाँ पे आर क्यूब से आर क्यूब में हमें जा रहे हैं, तो आर क्यूब से आर क्यूब जा रहे हैं तो t 1 2 भी हो जाएगा और आइसोमॉर्फिक भी हो जाएगा। ये भी इम्प्लाई करते हैं कि t इज ऑन टू, बिकॉज फंक्शन जो है मेरा R3 से R3 सेम डायमेंशन पे है, सेम डायमेंशन। तो t मेरा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, तो t इन्वर्टेबल इस इन्वर्ट। तो t तो मेरा इन्वर्टेबल हो जाएगा, तो t 1 1 हो जाएगा, t 1 2 हो जाएगा, तो t इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली कंडीशन है ये सब, तो t इन्वर्टेबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन है t इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन है t इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे टी इनवर्स। हाँ, कोई भी जो है मेरा, एक्चुअली हमें फाइंड करना क्या है, इनवर्स फाइंड करना है। इसका मीनिंग ये है कि टी जो है मेरा, वो फंक्शन जो एक्स वाई जेड दिया हुआ है, वो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब हमें इसका प्री इमेज फाइंड करना है, मीन्स हमें ऐसा फाइंड करना है कि टी इनवर्स कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, ऐसे ही सपोज ए बी और सी, ये कहाँ पे जा रहा है हमें ये चेक करना है, ये हमें फाइंड करना होगा। टी का गिवन है, टी इनवर्स हमें फाइंड करना है। टी इनवर्स कोई भी इन जनरल एलिमेंट हमें चूज करना है, ए बी सी, जो कहाँ पे जा रहे हैं। तो ए बी सी ये मैं प्री इमेज यहाँ से उठा सकता हूँ। ये जो एलिमेंट है सपोज यही मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा ए बी सी है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, जो एलिमेंट मेरा था क्या था, एक्स माइनस वाई ए है, एक्स प्लस 2y ये बी है, y प्लस 3z ये मेरा सी। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो वो ए बी सी के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें सॉल्व क्या करना है कि x का वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है और z का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए बी सी के टर्म में आएगा, तो वो मेरा प्री इमेज बन जाएगा। तो पहला दो इक्वेशन से ए बी सी का ए और बी का टर्म में आ जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा पहला दो से, फर्स्ट टू इक्वेशन से। हाँ, y का आ जाएंगे, y से x का भी आ जाएंगे, दोनों का आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, ये, और y का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा माइनस एक्स। हाँ, ये भी 1/3 है, ये आ रहा है, और z का वैल्यू आ रहा है 1/9।
एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 3। हाँ ये एबीसी आएगा, एक्चुअली ये एबीसी ही है। हाँ ये एबीसी ही है। ये एक्स को एक मान लो, वाई को भी, तो मीनिंग कि एक को एक्स को वाई को एक्चुअली मतलब ये चीज का यहाँ पे ये मान रहे हैं हम लोग कि ये जो पी इमेज है वो एक्चुअली एक्स वाई जेड है, ये मान के चल रहे हैं। का पी इमेज जो है वो एक्स वाई जेड है, ये हम मान के चल रहे हैं ऐसा, ठीक ना। का पी इमेज जो है एक्स वाई जेड है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो टी ऑफ एक्स वाई जेड एबीसी है। अब एबीसी तो मैं इसके साथ इक्वल किया, तो ये एक्चुअली क्या हो गया, जो मेरा एक्सप्रेशन ये हो आ गया, इनवर्स इमेज जो आ गया, 1/3 ए प्लस बी, और एक आया 1/3 माइनस ए प्लस बी, और एक आया 1/9 ए माइनस बी प्लस 3c। ये मेरा इमेज बना, प्री इमेज बना, ठीक है। करेक्ट। तो ये जो है हमें अप्लाई करना है, जो भी थ्योरम्स हम जानते हैं वो सब थ्योरम्स का स्टेटमेंट वगैरह यहाँ पे बहुत काम आएगा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो जो भी ये लीनियर अलजेब्रा हो या मॉडर्न अलजेब्रा हो, तुम्हें हमेशा जो है थ्योरम का स्टेटमेंट हमेशा याद रखना चाहिए, कि हमेशा थ्योरम का स्टेटमेंट एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है वो चीज़ हमें देखना होता है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, हम उसको मैट्रिक्स, जैसे हम पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स। तो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर उसका डायमेंशन फाइनाइट हो। तो डायमेंशन अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसको हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हमारा मैक्सिमम जो वेक्टर मतलब वेक्टर अलजेब्रा है वो सभी फाइनाइट डायमेंशनल पे ही बेस है, टोटल वेक्टर अलजेब्रा। कुछ कुछ केसेस हैं जिसमें हम इनफाइनाइट डायमेंशनल बोलते हैं, तो मैक्सिमम टोटल 95% बोल सकते हो कि फाइनाइट डायमेंशनल पे ही बेस है। जो यूज भी होता है इन जनरल वो भी फाइनाइट डायमेंशनल ही यूज होता है, इनफाइनाइट डायमेंशनल ऐसे यूज नहीं होता है। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या बोल रहा है कि दोनों अगर फाइनाइट डायमेंशनल है, वी और डब्ल्यू अगर फाइनाइट डायमेंशनल होते हैं, और एफ ये एक फील्ड है जहाँ पे मेरा मान लो डायमेंशन भी बोल दिया गया है, डायमेंशन ऑफ वी अगर एन हो और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू अगर एम हो, तो हमें इसका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा टी वी टू डब्ल्यू, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसका एक मैट्रिक्स हमें मिलेगा, एक स्टैंडर्ड कोई भी ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में, कोई भी ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में हमें इसका एक मैट्रिक्स हमें मिलेगा। वो मैट्रिक्स क्या होगा, तो हमें टी के रेस्पेक्ट में एक मैट्रिक्स मिलेगा, मान लो ए, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन।
ठीक, हमें एम क्रॉस एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा विथ रेस्पेक्ट टू एनी ऑर्डर बेसिस। कोई भी और बेसिस है उसके रेस्पेक्ट में हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा, कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, जहाँ पे डायमेंशन W का अगर m है, डायमेंशन V का अगर n है, तो m क्रॉस n ऑर्डर का हमें मिलेगा, m क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स में। अब ये मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं? सबसे ये है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है तो मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं। अगर मान के चलो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तुम ले रहे हो, सपोज एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हो V से W तक, जहाँ पे दोनों का बेसिस भी गिवन है, जहाँ पे B का बेसिस मान के चलो B, B का एक बेसिस गिवन है। कैसा बेसिस गिवन है कि अल्फा 1 मान के चलो, अल्फा 1 अल्फा 2, डायमेंशन n है तो अल्फा n तक होगा, और W का एक बेसिस गिवन है बीटा करके, बीटा 1 बीटा 2 तो बीटा m। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बेसिस पे ले जा रहे हैं। और सपोज T ऑफ अल्फा 1, ये तो कोई इमेज बनेगा ना, T ऑफ अल्फा 1 कहीं का इमेज तो बनेगा, तो वो उसका तो इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा W पे, तो उस जो इमेज होगा वो एक एलिमेंट को मैं B1 B2 Bm के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मेरा बेसिस है, ये W का बेसिस है, तो कोई भी इमेज को मैं उसके रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सपोज मान लो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये 1 1 बीटा 1 प्लस ये 2 1 बीटा 2 प्लस सो ऑन। ये कितना होगा, ये बीटा m है, एंड T ऑफ अल्फा 2 को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, A ऑफ 1 2 बीटा 1, A ऑफ 2 2 बीटा 2 एंड सो ऑन। अगर इस टाइप से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो जो मेरा मैट्रिक्स मिलेगा, इस टाइप से अगर रिप्रेजेंट होते हैं टोटल अल्फा n, ऐसे ही रिप्रेजेंट होते हैं, तो जो मेरा मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स क्या बनेगा, करेक्ट, ये मेरा मैट्रिक्स बनेगा। अगर ये अल्फा 1 अल्फा 2 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो तो जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा वो ये मैट्रिक्स बनेगा। ये तुम्हें ध्यान पे रखना है, यहाँ पे मेरा रिप्रेजेंटेशन ये है, मतलब जो बेसिस एलिमेंट है, बेसिस एलिमेंट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। ए 1 1 ए 2 1, यहाँ पे ध्यान पे ये चीज रखना कि ए 1 1 ए 2 1 अगर ऐसा आ रहा है ये आएगा कॉलम बराबर। जो मेरा अल्फा 1 को जो रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा 1 के लिए, वो एक कॉलम बराबर मेरा एलिमेंट्स देंगे, अल्फा 2 जो देंगे वो सेकेंड कॉलम में देंगे, ये कॉलम बराबर रिप्रेजेंटेशन है। करेक्ट, तो इस टाइप से मैट्रिक्स बनता है कोई भी बेसिस के लिए। यहाँ पे अल्फा भी आर्बिटरी बेसिस है, बीटा भी आर्बिटरी बेसिस है, तो कोई भी बेसिस के लिए ये मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, ये सबसे अच्छा एक तरीका है जो हम लोग ऐसे यूज करते थे, और वो बुक्स का नेम भी मैंने भूल गया, कॉन्वे का साथ था लीनियर का, ऐसे बहुत टफ बुक है, मतलब मुझे भी, हमें भी बहुत टफ लगा था, मास्टर डिग्री में हम किए थे उस है? उसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से एक दिया गया था कि कोई भी ऐसे बेसिस, अगर बेसिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं
अगर ऐसे याद ना रहे तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड ऐसे लिख सकते हो कि टी अगर मेरा बेसिस को ले जा रहे हैं, मीन्स बेसिस ऑफ सेट्स को, दैट इज अल्फा 1 अल्फा एन, इसको अगर ले जा रहे हैं और सामने का बेसिस बीटा 1 बीटा 2 है, तो ये सामने अगर बीटा 1 बीटा 2 बीटा एम है, ये बनेगा और साथ में ये मैट्रिक्स मेरा बनेगा। ठीक, ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है, ये मैट्रिक्स ऐसे बनता है, मीन्स प्रोडक्ट में आएगा। ठीक, तो ये अगर बेसिस है, ये बेसिस जहां पे जाएगा वो पहला बेसिस को हमें लिखना है, उसके बाद मैट्रिक्स लिख दो तो यही मैट्रिक्स बनेगा। अब इसको तुम चेक कर लो ऊपर के साथ, बेसिस पहले होगा फिर मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। तो ये इजीएस्ट तरीका है, बेसिस को कोई भी बेसिस दिया गया है, ऑर्डर्ड बेसिस होता है तो उसका अलग सिनेरियो होता है, ऑर्डर्ड बेसिस का हम देखेंगे, उसका सिनेरियो अलग हो, डायरेक्ट हमें पुट कर सकते हैं। और ऑर्डर्ड बेसिस जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे दिक्कत हो जाता है हमें एक एक फाइंड करना, तो उस केस में हम डायरेक्ट ये चीज़ कर सकते हैं, बेसिस को लिख लो, फिर दूसरा का जो बेसिस है वो भी लिख लो, उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो मेरा मैट्रिक्स बनेगा। अब इसके साथ देखो मल्टीप्लाई क्या होगा, एक कॉलम का मल्टीप्लाई होगा कि ये मेरा रो है, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा A11 बीटा 1, A21 बीटा 2, AM1 बीटा M1, ये चीज आएगा। तो एक्चुअली वही चीजें मेरा गिवन है। ये एम लिखा, हम्म ये माइनस है, ये ये डॉट डॉट है, एक डॉट डॉट है। अल्फा 1 अगर बीटा 1 बीटा 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अल्फा 1 बीटा 1, तो अल्फा एन भी तो एक एलिमेंट है, तो भी तुम बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन के रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। उसका कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे 1 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पे मान के चलो ये 1m होगा, 1n होगा, है ना, ये बीटा 1 होगा, प्लस डॉट 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 ऐसे बने। तो सारे एलिमेंट्स लिखा नहीं अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक, तो इस टाइप से लिख सकते हो, कोई भी बेसिस है फिर बेसिस लिख दो, फिर मेरा मैट्रिक्स जो बनेगा वो मेरा मैट्रिक्स ऐसे बन जाएगा। अब हम, हाँ ठीक है, देखो ये एक केस हो गया, अगर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड बेसिस दिया गया है, ये एक सिंपल जो हो गया सारे बेसिस के लिए, पर अगर स्टैंडर्ड बेसिस दिया गया है, आर के ऊपर है स्टैंडर्ड बेसिस दिया गया है, वो केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, रो बड़ा होगा कॉलम बड़ा होगा। कैसे, एक एग्जांपल सिंपल देते हैं, जो आर क्यू से आर क्यू में ही जा रहा था, आर क्यू से आर क्यू जा रहा है, आर क्यू से आर स्क्वायर जा रहा है, आर क्यू से आर स्क्वायर पे जा रहे हैं, जहाँ पे मेरा गिवन है p ऑफ x1 x2 x3, ये गिवन है 3x1 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस x3, 2x2 प्लस x3, और एक जा रहे हैं x1 माइनस 3x2, x1 माइनस 3x2 प्लस माइनस है 2x3। ये मेरा फंक्शन गिवन है। ठीक, अब यहाँ पर इसको मान के चलो ये स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है, हमें स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में अगर इसका मैट्रिक्स फाइंड करना है
फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड बेसिस में ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो स्टैंडर्ड बेसिस क्या हो गया, R3 के लिए स्टैंडर्ड बेसिस मेरा क्या हो गया, 1 0 0 0 1 0, ये स्टैंडर्ड बेसिस R3 के रिस्पेक्ट हो गया, और R2 के लिए 1 0 0 1। तो इसका रेस्पेक्ट में अगर नॉर्मल मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है, हमें मान लो कि हमें कुछ आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, इन जनरल पहले हम करते हैं कि इन जनरल अगर इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ये मेरा बेसिस गिवन है, इसको हमें रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स से फाइंड करना है कि टी का मैट्रिक्स क्या बनेगा इस बेसिस के रेस्पेक्ट में। हर एक बेसिस के रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स अलग बनेगा, भले उसमें ये हो मतलब रैंक वगैरह ये सब सेम हो, पर मैट्रिक्स अलग बनेगा। तो ये इसके रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स क्या बनेगा, टी ऑफ पहले 1 0 1 कहाँ पे जा रहे हैं हम चेक कर लेंगे, टी ऑफ 1 0 1 कहाँ पे जा रहे हैं हम चेक कर लेंगे, 1 0 1 कहाँ पे जाएगा, सभी जीरो मतलब 3 और 1, 3 1 पे जाएगा, टी ऑफ 0 1 0 कहाँ पे जाएगा, -2 -3, एंड टी ऑफ 0 0 1 जाएगा 1 -2। तो ये मेरा इमेज बन गया, इसको रिप्रेजेंट किसके फॉर्म में करना है, इस बेसिस के रेस्पेक्ट में करना है 1 0 0 1। तो 3 1 को तो लिख ही सकते हो तुम लोग, नॉर्मल अगर लिखना चाहोगे कि ये 3 1 है तो क्या लिख सकते हो, 3 इंटू इस फॉर्म में लिख सकते हो आप। मैंने बोला था कि इसको अगर ऐसे लिखना है तो ये मेरा एक एक कॉलम बनेगा, ये मैट्रिक्स का कॉलम बनेगा। तो आप मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ, मैट्रिक्स मेरा क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि m क्रॉस n का मैट्रिक्स था। तो ये 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनेगा, जहाँ पे एक कॉलम मेरा बन गया 3 और 1, 3 और 1। सेकेंड कॉलम में क्या रहेगा, यहाँ पे ये जा रहा है -2 -3, तो -2 इंटू 1 0 और -3 इंटू 0 1, -2 -3, और ये हो जाएगा 1 -2। तो ये मेरा एक्चुअली मैट्रिक्स हो गया टी के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू दिस बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस, ये मेरा मैट्रिक्स बन गया। तो ये जो स्टैंडर्ड बेसिस है, इसमें एक चीज नोटिस करो कि स्टैंडर्ड बेसिस के लिए जो हम कर रहे हैं, तो ये जो दिया हुआ था ये एक्चुअली बन रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ था 3 -2 1, ये देखो एक रो बन गया 3 -2 1, फिर क्या बना है 1 -3 -2, 1 -3 -2। तो स्टैंडर्ड बेसिस के लिए जब हम फाइंड करते हैं उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, स्टैंडर्ड बेसिस के लिए ये जो एक जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, सामने जो इमेज होगा उसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही एक एक रो बना के देगा। पर ये ट्रू तब है जब ये बेसिस मेरा स्टैंडर्ड है, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा देखो 3 -2 + 1, 3 -2 + 1, एंड 1 -3 -2, 1 -3 -2। स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में ये ध्यान में रखना है, तुम्हें इतना कैलकुलेशन तामझाम की कोई जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड बेसिस जब दिया होगा तो हम ये सब को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ओनली बैठा देंगे तो एक एक कोऑर्डिनेट होगा एक एक रो पे, एक एक कोऑर्डिनेट एक एक रो पे, स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में। स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होगा तो ये नहीं होगा। सिमिलर अगर बेसिस हम थोड़ा चेंज करते हैं, तो बेसिस चेंज करें तो मैट्रिक्स में क्या चेंजेस होंगे तो फाइंड करना, ये तुम लोग खुद फाइंड करना।
यहाँ पे बेसिस एक साइड का स्टैंडर्ड तो है ही, हाँ स्टैंडर्ड नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बेसिस ये दिया गया है 0 1 0, 0 0 1, जस्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसमें क्या चेंजेस होंगे वो तुम्हें फाइंड करना है। एक हो गया 0 1, तो ये R³ के लिए दिया और ये R² के लिए दिया। बेसिस में थोड़ा सा चेंजेस किया जस्ट। ऑर्डर्ड बेसिस मतलब ये होता है कि ऑर्डर वाइज सेम हो, सेम ट्रांसफॉर्मेशन है, ओनली बेसिस में थोड़ा चेंजेस हुआ है। इसके लिए फाइंड करना है कि मैट्रिक्स में कोई चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो किस टाइप से चेंजेस आएंगे। अगर आएगा तो किस टाइप से चेंजेस आएगा, तब ये जो मैट्रिक्स होगा उसमें कुछ नया मिलेगा हमें कि नहीं, इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा। ओके, ऑनलाइन जो भी है तुम लोग सॉल्व करना, कल ये तुम लोग बताना, ठीक है, क्योंकि अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तुम लोग सॉल्व करना और कल हम फिर डिस्कस करेंगे ये चीज़ को। और इसमें दूसरा बेसिस लेके भी तुम लोग चेक कर सकते हो। हाँ अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जी।